हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं रिमेनिंग सॉल्ट एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर। बच्चों, लास्ट टर्न पे जब हम एनायन कर रहे थे ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच लेक्चर्स बीच में ही रह गया था और कुछ रिमेनिंग पार्ट जो था वो अपलोड नहीं हो पाया था। लास्ट जो हमने किया था वो एनायंस के अंदर क्लोराइड आयन का टेस्ट किया था। अब उससे आगे हम बढ़ते हैं, शॉर्ट वीडियो रहेगी और सारी इंपॉर्टेंट क्रक्स जो होंगे वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग सॉल्ट एनालिसिस और हम टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं यहां पे टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड आयन से। बेटा जी, आप लोगों को पता होना चाहिए ब्रोमाइड आयन की जब हम बात करते हैं तो Cu प्लस Ag प्लस Hg प्लस 2 और Pb प्लस 2, मतलब कि आज होगा प्रभात Q2, आज होगा प्रभात क्यूट, आज होगा प्रभात क्यूट। ठीक है, आज होगा प्रभात क्यूट के जो ब्रोमाइड्स होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं तो CuBr क्या होगा? वाटर इनसॉल्युबल होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं AgBr वाटर इनसॉल्युबल होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करता हूं HgBr2 तो वो भी क्या होगा? वाटर इनसॉल्युबल होगा। PbBr2 वाटर इनसॉल्युबल होगा। रेस्ट जितने ब्रोमाइड्स होते हैं बेटा वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। मतलब आज होगा प्रभात क्यूट। ठीक है, आज होगा प्रभात क्यूट, आज होगा प्रभात क्यूट के जो ब्रोमाइड्स हैं वाटर इनसॉल्युबल हैं, वहीं पे बाकी जितने ब्रोमाइड्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होता है इनके लिए, जैसा कि हमने सीखा था, एक होता है एनायंस के लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी प्राइमरी टेस्ट और एक होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, तो जब हम इसके प्राइमरी टेस्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यू ऑल नो दैट कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा? जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, साथ में डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी वो काम करता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक जबरदस्त डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ये क्या करेगा? Na प्लस बनेगा। यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो Na प्लस बनेगा, Br माइनस बनेगा। अब ये H2SO4 चूंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा? यहां से Br के एक इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा। अगर मान लो ऐसे ही मैं 2 मोल NaBr ले लेता हूं तो क्या बनेगा? Br माइनस का मतलब क्या हो गया? Br माइनस का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। Br माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। लेट से किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन इसका खा लिया तो बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। मानते हो मेरी बात? यहां पे बचेगा Br फ्री रेडिकल। ऐसे ही मैंने कितने मोल लिए हैं? 2 मोल लिए हैं। तो 2 मोल क्या बनेगा बेटा? तो 2 मोल बनेगा Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल बनेगा यानी कि ये Br2 बन के उड़ जाएगा। कैसे उड़ जाएगा? क्या बोलेगा बाजू वाले से? अरे भाई इंटरमीडिएट है तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होगी। अब बहुत ज्यादा हाई होगी तो क्या बोलेंगे? आओ बॉन्ड बनाए, आओ बॉन्ड बनाए। और मेरे भाई यहां पे Br2 कंबाइन करके उड़ जाएगा Br2 वेपर के फॉर्म में, जो कि हमें दिखाई देगी रेडिश ब्राउन कलर की। किस कलर की? रेडिश ब्राउन कलर की। दूसरा सवाल पूछा गया कि NaBr लिया मैंने, उसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इस बार हमने क्या ले रखा है? MnO2। ये क्या होता है बेटा जी? ये होता है जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? ये भी जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि Mn कितने में है? +4 में। जाना कितने में चाहता है? +2 में। अगर +2 में जाना चाहता है मतलब इलेक्ट्रॉन खाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन खाएगा किसका? Br माइनस का। Br माइनस का इलेक्ट्रॉन खाएगा तो Br फ्री रेडिकल बन जाएगा। Br फ्री रेडिकल जितना ज्यादा बनेगा एक दूसरे को देखेंगे, मुस्कुराएंगे, फाइनली Br2 बनाएंगे और बन के उड़ जाएंगे। यहां पे फर्क क्या होता है? यहां पे भी रेडिश ब्राउन कलर की ही गैस उड़ी है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी, कलर की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो रेडिश ब्राउन कलर विथ इंटेंसिटी, इंटेंस होगा, गहरा होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये था किसके बारे में? Br माइनस के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन की जब हम बात करते हैं तो मेरे भाई क्लोराइड हो गया था, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड की अब हम बात करने जा रहे हैं। तो आज होगा प्रभात। ठीक है, आज होगा प्रभात। यहां पे तो कॉमन है, वहां क्या था? ब्रोमाइड के अंदर क्यूट था। क्या था? क्यूट। यहां क्या है? Bi+3। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या है? Bi+3। यहां पे Cu प्लस नहीं है, Bi+3 है। बाकी तीनों क्या है? कॉमन है। तो आज होगा प्रभात, कुछ भी कह लीजिए, बिल्लो है ना, आज होगा प्रभात बिल्लो।
ठीक है। तो अगर हम बात करें आज होगा प्रभात बिल्लो की, अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये जो आयोडाइड होते हैं, इनके जो आयोडाइड होते हैं, फॉर एग्जांपल AgI कह लो, फॉर एग्जांपल HgI2 कह लो, फॉर एग्जांपल PbI2 कह लो, फॉर एग्जांपल Bi3 कह लो। समझ रहे हो मेरी बात को? ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। बाकी दुनिया में, संसार में जितने आयोडाइड है वो सब के सब वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल। तो याद रखिएगा, आज होगा प्रभात क्यूट, ये किसके लिए? ब्रोमाइड के लिए। आज होगा प्रभात बिल्लो, ये किसके लिए है? बोलो जल्दी। बिल्लो, बिल्लो BI किसके लिए है? I माइनस, बोले तो आयोडाइड आयन के लिए। किसके लिए? आयोडाइड आयन के लिए होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आज होगा प्रभात बिल्लो कि आयोडाइड्स जो होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं मेरे भाई। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई और आयोडाइड्स जो नेचर में पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, तो दिल थाम के बैठिए और मुंह खोल के ये बात कहिए पूरे एकदम से गर्व के साथ कि रेस्ट ऑल आयोडाइड आर वाटर सॉल्युबल। आज होगा प्रभात बिल्लो को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने आयोडाइड हैं वो सब के सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। चलिए टेस्ट की बात करते हैं। प्राइमरी टेस्ट जो होता है, NaI आपने लिया, Na कहता है मेटल हूं, सर पे रखूंगा पॉजिटिव चार्ज, बाजू वाले के सर पे आया नेगेटिव चार्ज। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरे भाई, जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये यहां से जाएगा, I के इलेक्ट्रॉन को खाएगा, I फ्री रेडिकल बन जाएगा, I फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो यहां से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इलेक्ट्रॉन खाएगा, I फ्री रेडिकल बन जाएगा। अगर मान लीजिए एक I फ्री रेडिकल बना, ऐसे ही मैंने 2 मोल ले लिए, तो यहां पे 2 I फ्री रेडिकल बन जाएंगे, I टकराएंगे, फाइनली I2 बनाएंगे और वायलेट वेपर बन के उड़ जाएंगे। I टकराएंगे, I2 फिर बनाएंगे, वायलेट वेपर बन के उड़ जाएंगे। तो मेरे भाई आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 F को F माइनस को HF में कन्वर्ट करता था, Cl माइनस को HCl में कन्वर्ट करता था। क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर वाली औकात F माइनस और Cl माइनस के सामने दिखा नहीं पाता है। वहीं अगर हम बात करें Br माइनस की और I माइनस की, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की औकात दिखाएगा, Br को Br2 बनाएगा, I माइनस को I2 बनाएगा। अब Br2 बनता है तो रेडिश ब्राउन कलर की वेपर उड़ती है, I2 बनता है तो अगर हम बात करें वॉयलेट वेपर यहां पे उड़ती हुई नजर आती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनायन का टेस्ट, ठीक है। अब अगर हम आगे चलते हैं तो यहां पे बेसिकली शुरू होता है बेटा केटायंस, एनायंस यहां तक समाप्त हो जाते हैं। अगर आप इतनी बात को अगर ढंग से याद रखते हैं तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं केटायंस, केटायंस के लिए भी अगेन 2 टेस्ट होते हैं। जैसे एनायंस के लिए अभी तक 2 टेस्ट थे, वन इज योर प्राइमरी टेस्ट, सेकंड वन इज योर कंफर्मेटरी टेस्ट। ऐसे ही बेटा केटायंस के लिए भी 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है ड्राई टेस्ट, एक होता है वेट टेस्ट। एक बोले तो ड्राई, एक बोले तो वेट, एक बोले तो ड्राई, एक बोले तो वेट, एक बोले तो ड्राई, एक बोले तो वेट, एक बोले तो ड्राई, एक बोले तो वेट। एक होता है ड्राई टेस्ट और एक होता है वेट टेस्ट। अगर हम बात करें ड्राई टेस्ट सॉलिड फॉर्म के लिए, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, वन इज फ्लेम टेस्ट आपको पता होना चाहिए, सेकेंड वन इज बोरेक्स बीट टेस्ट आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट। अगर ये 2 टेस्ट अगर आपको आते हैं मतलब ड्राई टेस्ट का सवाल आपसे बनेगा ही बनेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज वेट टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वेट टेस्ट जो होता है इसे हम कहते हैं ग्रुप टेस्ट। किसे कहते हैं? ग्रुप टेस्ट, ठीक है। तो अब एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज बेटा जी अगर हम बात करें एक फ्लेम की, एक जनरल फ्लेम की, अगर आपने देखा होगा एक फ्लेम को जलते हुए, गैस आप सब लोगों ने जलते हुए देखा है। अब गैस में क्या होता है, देखो 2 तरह का, फ्लेम में भी 2 तरह का पार्ट है। पहला कौन सा पार्ट है मैं एक एक करके दिखाता हूं। यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, मान लीजिए गैस है तो गैस का ये वाला पोर्शन एक जो होता है इंटेंस डार्क होता है, ठीक है। और एक जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है? लाइट होता है, ठीक है। ऑरेंज कलर में जो दिखता है जनरली, इसको मैं ऑरेंज कलर से मार्क कर देता हूं, ठीक है। समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखो जो डार्क वाला पार्ट है इसका मतलब क्या है, वो डार्क क्यों है ये समझो। उसके अंदर ऑक्सीजन, आप लोगों को पता है कि मान लीजिए गैस आपने एटमॉस्फेयर में जलाया, ठीक है।
अब एटमॉस्फेयर में क्या है बेटा, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। अच्छा, गैस जब आप जला रहे हो तो एक्चुअल में जल क्या रहा है, गैस जो है, जो फ्यूल है वो बर्न कर रहा है, मानते हो मेरी बात को। तो एक सेगमेंट जो होता है वो कैसा होता है, डार्क होता है, और एक सेगमेंट कैसा होता है, लाइट होता है, मानते हो मेरी बात। अब समझो फर्क क्या होता है कि क्यों वो डार्क है और जो लाइट है वो क्यों लाइट है। समझो, एक है फ्यूल और एक है O2, एक है फ्यूल और एक है O2। जो अगर हम बात करें जो डार्क वाला है, जो क्या है आपका डार्क वाला है बेटा, डार्क वाले में क्या होता है एक्चुअल में, अगर मैं आपसे बात करूं, डार्क वाला जो है उसे हम क्या कहते हैं, लुमिनस फ्लेम। क्या कहते हैं, लुमिनस फ्लेम। मतलब ये सबसे ज्यादा कहा जाता है लाइट दिखाता है। क्या दिखा रहा है, लाइट दिखाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अगर हम यहां बात करते हैं तो यहां फ्यूल का अमाउंट O2 से ज्यादा होता है। मतलब कि O2 इस रीजन में जो है ना, इस रीजन में ऑक्सीजन की कमी होती है और फ्यूल ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। जबकि अगर मैं बात करूं जो ऊपर वाला है, जो कि नॉन लुमिनस फ्लेम है, यहां पे O2 ज्यादा है और फ्यूल कम है। किसके कंपैरिजन में फ्यूल कम है सर, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। यानी कि ल्यूमिनस, जहां पे ल्यूमिनस वाला रीजन जो है, यहां फ्यूल ज्यादा है, O2 कम है। नॉन ल्यूमिनस वाले रीजन में क्या है, O2 ज्यादा है, फ्यूल कम है। ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस नाम भी क्यों पड़ा, ल्यूमिनस मतलब लाइट जो ज्यादा एमिट कर रहा है, नॉन ल्यूमिनस मतलब जहां पे लाइट इंटेंसिटी क्या है, कम है। अब अगर मैं बात करूं ल्यूमिनस रीजन, जो बर्न कर रहा है, जो ज्यादा तेजी से बर्न कर रहा है, वो क्यों ज्यादा तेजी से बर्न कर रहा है, क्योंकि वहां पे फ्यूल ज्यादा है। और ऊपर वाले रीजन में चूंकि फ्यूल कम हो गया, इस वजह से इसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। अब तू सोच के बता बेटा, अगर मेरे को कंबस्टन कराना है तो मुझे ऑक्सीजन तो चाहिए, हाँ या ना। तो यानी कि ऑक्सीजन तो यहां पे भी है, ऑक्सीजन तो यहां पे भी है, बहुत बढ़िया जी। लेकिन कहीं ऑक्सीजन ज्यादा है और कहीं ऑक्सीजन कम है। तो जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहां कंप्लीट कंबस्टन होगा सर, और जहां ऑक्सीजन कम है वहां इनकंप्लीट कंबस्टन होगा सर। जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहां कंप्लीट कंबस्टन होगा सर, और जहां ऑक्सीजन कम है वहां इनकंप्लीट कंबस्टन होगा सर। बहुत बढ़िया जी। तो इसीलिए यहां पे कहा जाता है इनकंप्लीट कंबस्टन होता है, जबकि ऊपर वाले में कंप्लीट कंबस्टन होता है। चूंकि यहां इनकंप्लीट कंबस्टन है, क्यों इनकंप्लीट है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है और फ्यूल ज्यादा है, और फ्यूल ज्यादा इसलिए हम इसे बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लेम। अच्छा, यहां पे क्या है, यहां कंप्लीट कंबस्टन हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में ज्यादा है, फ्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा है। यानी ऑक्सीजन ज्यादा या फ्यूल ज्यादा, सर कहां, ऊपर वाले रीजन में बताओ। तो सर ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, कंप्लीट कंबस्टन, कंप्लीट कंबस्टन, और चूंकि फ्यूल कम है इस वजह से हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कह देते हैं। ठीक है, पक्की बात है। अब बात आती है कि ये नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो होता है, ये नॉन ल्यूमिनस फ्लेम जो होता है, यहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबस्टन। कंप्लीट कंबस्टन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये कैसा फ्लेम कहा जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहा जाएगा मेरे लाल। क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहा जाएगा। बहुत सुंदर बात है सर। अच्छा, यहां पे ऑक्सीजन क्या है, तो सर इस रीजन में ऑक्सीजन कम है, इस वजह से हम इसको रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम कहते हैं। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा आता है इन दोनों के बीच में, एक है आपका ल्यूमिनस फ्लेम और एक है आपका नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। ठीक है, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग, इनकंप्लीट कंबस्टन, कंप्लीट कंबस्टन। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। जहां पे क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, मोमबत्ती है, मोमबत्ती को आपने जलते हुए देखा होगा, तो जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला सिरा जो है, ये वाला पॉइंट जो है, यहां पे कहा जाता है फ्यूल और O2 दोनों बराबर होते हैं। मतलब जितना फ्यूल है उतना ही O2 की भी इंटेंसिटी है, जितना फ्यूल की इंटेंसिटी है उतना ही किसकी है, बोलो जल्दी, O2 की भी है। तो चूंकि फ्यूल और O2 का इंटेंसिटी बराबर होता है यहां पे, इसी वजह से यहां का टेम्परेचर पूरे फ्लेम के अंदर मैक्सिमम होता है। कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। तो कहा जाता है कि फ्यूल और O2 जहां बराबर हो गए वहां पे टेम्परेचर मेरे भाई कैसा देखने को मिलेगा, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। तो ये तो कहानी किसकी थी, ये तो कहानी थी आपके फ्लेम की। अब आगे चलते हैं, फ्लेम टेस्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आपने क्या किया, समझने की कोशिश करना। आपने क्या किया, एक चम्मच लिया, उस चम्मच के अंदर लिथियम को डाला
और ले गए आप किसके प्रेजेंस में, फ्लेम के प्रेजेंस में। तो फ्लेम के प्रेजेंस में जैसे ही आप ले जाओगे वहां पे क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में ट्रांजिशन करेंगे। अब समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से उठ के कहां पे जाना चाहेंगे, एक्साइटेड स्टेट में। एनर्जी जैसे ही दोगे, जैसे ही इसको हीट मिली, ये ग्राउंड स्टेट से ऊपर उठ के कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये क्या खाएगा, लाइट एनर्जी खाएगा। और लाइट एनर्जी खाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि सारी लाइट एनर्जी खा जाएगा, जो बची हुई रहेगी उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जब रिफ्लेक्ट करता है तो हमारी आंखें उन्हें सेंस करके ये बताती हैं कि इनका कुछ स्पेसिफिक कलर है। अब यही कलर आपसे पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं तो लिथियम के केस में क्रिम्सन रेड कलर का आता है, सोडियम के केस में येलो कलर का, पोटेशियम के केस में वॉयलेट कलर का। ऐसे ही अगर हम बात करें रुबिडियम में तो रेड वॉयलेट, आर फॉर रुबिडियम, आर फॉर रेड वॉयलेट, ठीक है। सीएस किस कलर का होता है, सीजियम किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ये आपने याद रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम डू नॉट शो फ्लेम कलरेशन। सवाल ये उठता है कि भाई बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ये फ्लेम कलरेशन नहीं शो करते हैं, क्या आपके पास कोई वजह है? तो जवाब है हां साहब, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना हाई है कि इनके इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये क्यों ऐसा है? एक तो ये लोग कैसा रिलेशन शो करते हैं अगर हम बात करें तो आपस में अगर हम बात करें तो सिमिलर ग्रुप के हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम के अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई है। आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होने का मतलब न्यूक्लियस का जो होल्ड है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत स्ट्रांग है। अब जब इसको स्ट्रांगली खींच के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे, और ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे तो कलर मंगल ग्रह से उतर के थोड़ी आएगा भाई। तो यहां पे अगर हम बात करें, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम कलरेशन ड्यू टू हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, कुछ भी कह लीजिए, या फिर हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो फिर से अगर हम बात करें कि फ्लेम टेस्ट के दौरान लिथियम का कलर कैसा होता है, क्रिम्सन रेड होता है। पोटेशियम कैसा होता है, वॉयलेट होता है। सोडियम कैसा होता है, येलो होता है। रुबिडियम कैसा होता है, रेड वॉयलेट होता है। सीजियम कैसा होता है, ब्लू होता है, ठीक है। बेरिलियम तो डू नॉट गिव फ्लेम कलरेशन, मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम कलरेशन। रीजन, हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से ये फ्लेम कलरेशन नहीं देते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कैल्शियम कैसा होता है, तो कैल्शियम ब्रिक रेड होता है। याद रखने का तरीका कैब, कैसे याद रखोगे, कैब का मतलब कैल्शियम ब्रिक रेड होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्ट्रोंशियम तो ये क्रिम्सन रेड होता है। एंड बेरियम की अगर हम बात करें तो एप्पल ग्रीन होता है, ठीक है। तो यहां पे याद रखेंगे आप बा, ठीक है। तो बा यहां पे याद रखिए कि बेरियम जो होता है एप्पल ग्रीन कलर का होता है। सुप्रीम कोर्ट जनरली आप सुनते होंगे कि दिल्ली वगैरह के शहरों में, जैसे दिल्ली वगैरह जो शहर है, उन शहरों में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट दिवाली आते ही प्रतिबंधित कर देती है कि आप पटाखे नहीं जला सकते, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, जब पटाखे आप जलाते हैं तो अलग अलग कलर्स आते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है आतिशबाजी के लिए भी बेरियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, वो कलर डालने के लिए, है ना। तो बेरियम का उपयोग किया जाता है। ये किस कलर का होता है, एप्पल ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का, एप्पल ग्रीन कलर का। यानी लिथियम क्रिम्सन रेड है, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड है, ठीक है। लिथियम और स्ट्रोंशियम कैसे होते हैं, क्रिम्सन रेड होते हैं। अगर हम बात करें कैल्शियम ब्रिक रेड होता है, सीजियम ब्लू होता है, सोडियम येलो होता है, पोटेशियम वॉयलेट होता है, रुबिडियम रेड वॉयलेट होता है। अरे हाँ ना, लिथियम और स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड होते हैं। कैल्शियम किस कलर का होता है, ब्रिक रेड होता है, ठीक है। बेरियम किस कलर का होता है, एप्पल ग्रीन कलर का होता है। सोडियम किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। पोटेशियम किस कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। रुबिडियम किस कलर का होता है, रेड वॉयलेट कलर का होता है। सीजियम किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। अगेन एक बार वापस मेरे साथ आप सब लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करेंगे। पहली चीज क्या, लिथियम और स्ट्रोंशियम साफ क्रिम्सन रेड होंगे। अगर हम बात करें कैल्शियम तो कैसा होगा, ब्रिक रेड होगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आपसे बेरियम कैसा होगा, एप्पल ग्रीन होगा। सोडियम कैसा होगा, तो सोडियम येलो होता है। पोटेशियम कैसा होता है, वॉयलेट होता है। रुबिडियम कैसा होता है, रेड वॉयलेट होता है। सीजियम कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट फ्लेम कलरेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव
फ्लेम कलरेशन, रीजन बताइए। तो रीजन ये है कि इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना या इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करा पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब बड़ा मुश्किल होगा तो ऑब्वियस है कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही बहुत ज्यादा यहां पे मुश्किल है। सो अगर फ्लेम कलरेशन के ऊपर सवाल आया तो इससे बाहर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। वेलकम टू द नेक्स्ट पॉइंट अगेन। नेक्स्ट पॉइंट है बोरेक्स बीट टेस्ट। भाई अगर हम बात करें बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O, क्या बोला सर आपने, वापस बोलिए। Na2B4O7.10H2O, वंस अगेन सर, Na2B4O7.10H2O, मेरे साथ बोलेंगे आप सब लोग, Na2B4O7.10H2O, वंस मोर, Na2B4O7.10H2O, एक बार और, Na2B4O7.10H2O, फिर से Na2B4O7.10H2O। भैया जी इसको हम कहते हैं बोरेक्स, इसे ही कहा जाता है सुहाग और इसे ही कहा जाता है टिंकल। क्या बोला जाता है, टिंकल, ठीक है। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार वो वाला नहीं, खैर याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं अपन, हीट करते हैं। हीट करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियस है मेरे भाई, यहां पे ये जो प्रेजेंट पानी है, ये जो पानी है, ये जो पानी है, ये वेपर बनके उड़ेगा, वेपर बनके उड़ेगा, तो क्या बचेगा, Na2B4O7.10H2O को जब हीट करोगे तो पानी उड़ गया, क्या बचा, Na2B4O7, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ के लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, Na2OB4O6, Na2OB4O6 का मतलब सोडियम कितने नजर आ रहे हैं सर, 2, B4, B कितने हैं, 4, ऑक्सीजन 6 और 1 7। सर इस ऐसा करने से आपको फायदा क्या हुआ, बताता हूं मेरे लाल। एक बात बताओ तुम मुझे, Na2 को वैसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है, Na2 को एज इट इज लिख दिया, मानते हो मेरी बात। अब मैंने क्या किया, B2O3 लिख दिया इसको। सर इससे फायदा क्या हुआ, अरे यहां पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी B4 हो जाएगा। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा B4O6 को ही मैंने लिखा है B2O3? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या होता है, ये बताता है कि ये है बेसिक ऑक्साइड। कैसा है मेरे लाल, बेसिक ऑक्साइड है। कैसा है, बेसिक ऑक्साइड है। एंड अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कैसा ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। कैसा होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। अब जैसे ही लेके हम इसको हीट करते हैं तो यहां पे क्या होता है, यहां पे एक रहा बेसिक ऑक्साइड, एक रहा एसिडिक ऑक्साइड, और दूसरा B2O3 क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जनरली आप लोगों को समझ नहीं आता है कि B2O3 आखिर बना तो बना कैसे। एक्चुअल में Na2B4O7.10H2O को हीट करे, लॉस ऑफ वाटर हो गया। क्या हो गया, सबसे पहले पानी का लॉस हुआ, लॉस ऑफ वाटर। अब जैसे ही पानी का लॉस हुआ, यहां क्या बना, Na2B4O7 बना। अब इसको फर्दर हीट करोगे तो ये टूट जाएगा एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड में। वहीं बेसिक ऑक्साइड से जन्म होता है किसका मेरे लाल, B2O3 का, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे ही ये Na2O है डॉट B2O3 है, अब यहां पे जरा गौर समझना, ये बेसिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये दोनों रिएक्ट करके फर्दर क्या बनाते हैं, NaBO2 बनाते हैं, और साथ में बनता है B2O3, जिसे हम कहते हैं बोरेक्स बीड। क्या कहते हैं, बोरेक्स बीड। और इस यहां पे जो प्रेजेंट केटायन है, जो डिफरेंट डिफरेंट केटायन होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट केटायन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं बात करता कि यहां पे जैसे Na2O लिया था, मान लो मैं CuO ले लेता और B2O3 के साथ रिएक्ट करवाता, तो क्या ये बेसिक ऑक्साइड है, हां जी साहब। क्या ये एसिडिक ऑक्साइड है, हां जी साहब। अब ये क्या रिएक्ट करके बनाएंगे, तो Cu अगर हम बात करें तो Cu रिएक्ट करके इनके साथ क्या बनाता है, Cu+2, CuBO का होल ट्वाइस, ठीक है। और ये किस कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए याद रखना। इसके अलावा अगर एक और याद करना चाहते हो तो मैं बता देता हूं, जैसे कि अगर हम बात करें Cr2O3, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं सर, अरे जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। अच्छा B2O3 कैसा है बोल बेटा, एसिडिक ऑक्साइड है। तो क्या ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, हां साहब बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मेरे लाल ये क्या है समझो, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। मानता है या नहीं मानता है, तो B2O3 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। क्या ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, हां साहब बिल्कुल करेगा। रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CrBO2 का होल ट्वाइस बनेगा। सर कलर कैसा आएगा, ग्रीन कलर आता है। सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर हमसे कौन कौन से
कलर ऐसे पूछे जा सकते हैं। मैं आपके बोर्ड पे अब कुछ कलर बता रहा हूं, उसको बस सुन लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट कि बेटा सबसे पहले आप इसको याद रखिए। अगर ये याद हो जाता है तो आप इसकी तरफ जाइए, और अगर ये दोनों याद हो जाते हैं और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है, आपको एक्स्ट्रा मतलब सिक्योरिटी चाहिए अपने मार्क्स की, तो अब जो बताने जा रहा हूं उसको ढंग से सुन लेना। हालांकि मैं फिर से बोलूंगा, COBO2 का होल ट्वाइस इंपॉर्टेंट यही होता है बेटा, एग्जाम में जनरली यही पूछा जाता है बेटा। आओ यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो कलर ऑफ बीड इन नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब सिंपल सी बात है, कलर कौन से फ्लेम में आता है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? तो ऑब्वियस है सर, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर ही कलर आता है। अब जरा गौर से यहां पे सुनो, जैसे Cu+2 है, अब Cu+2 है, साथ में क्या बन रहा है, अगर हम बात करें BO2 माइनस, क्या बन रहा है, BO2 माइनस, क्या बन रहा है, BO2 माइनस। इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में, क्या बन जाएगा, CuBO का होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें CO+2 है, यहां पे क्या ले लो, BO2 माइनस ले लो, इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में, ये क्या बन जाएगा, BO2 का होल ट्वाइस बन जाएगा। किस कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है। CuBO2 का लाइट ब्लू कलर का होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं Cr+3, देखो याद रखना, ये देखो, ये कंफ्यूज ना करे, ये कॉपर है और ये कौन सा है, कोबाल्ट है। एक लाइट ब्लू है, एक डार्क ब्लू है। ठीक है, मैंने कलर भी जानबूझ के इसीलिए साथ में लिखा है। अब अगर हम बात करें Cr+3 है और BO क्या है, BO माइनस है, इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में, क्या बन गया ये, CrBO2 का होल थ्राइस। किस कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है मेरे भाई। यहां पे अगर मैं बात करूं Fe+3 को लेके BO2 माइनस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये नेगेटिव इसके पाव में और ये +3 इसके पाव में, यहां पे जो हमें बनता हुआ नजर आएगा मेरे भाई, वो बनता हुआ नजर आएगा FeBO2 का होल थ्राइस येलो कलर का होता है बेटा। किस कलर का होता है, येलो कलर का। ऐसे ही अगर हम बात करें Mn के केस में तो Mn+2 है, BO2 माइनस है, इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में, और ये बन जाएगा MnBO2 का होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा, MnBO2 का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए 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 नेक्स्ट अगर हम बात करें Ni+2 की, किसकी बात करते हैं, Ni+2 की। इसको BO2 माइनस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसका चार्ज इसके पाव में, इसका चार्ज इसके पाव में, एंड फाइनली ये बनाएगा NiBO2 का होल ट्वाइस, और ये ब्राउन कलर का हमें दिखता है। MnBO2 का कलर कैसा दिखता है, पिंक। FeBO2 का होल थ्राइस येलो कलर का, CrBO2 का होल थ्राइस ग्रीन कलर का, COBO2 का होल ट्वाइस डार्क ब्लू कलर का, CuBO2 का होल ट्वाइस कैसा होता है, लाइट ब्लू कलर का, NiBO2 का होल ट्वाइस कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। अगेन मैं एक बार वापस आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे आंसर करना। सवाल यह है, CuBO2 का होल ट्वाइस कलर बताइए। सर लाइट ब्लू होगा, कोबाल्ट के अगर हम बात करें कोबाल्ट वाले केस में सर डार्क ब्लू होगा, क्रोमियम वाले केस में कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, निकल वाले केस में कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा, मैग्नीस वाले केस में कैसा होगा, पिंक कलर का होगा, Fe+3 वाले केस में कैसा होगा, येलो। चलो येलो किसका कलर होता है, Fe+3। पिंक किसका कलर होता है, Mn+2। ब्राउन किसका कलर होता है, Ni+2। लाइट ब्लू किसका कलर होगा, कॉपर के साथ। अगर हम बात करें डार्क ग्रीन किसके साथ होगा, क्रोमियम के साथ। डार्क ब्लू किसके साथ होगा, कोबाल्ट के साथ। पक्की बात है। फ्लेम टेस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फ्लेम, एक बात बताओ, ऑक्सीडाइजिंग रीजन में फ्लेम आएगा या रिड्यूसिंग रीजन में? सर ऑक्सीडाइजिंग में आएगा। ऑक्सीडाइजिंग ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को? सर ऊपर वाले को। तो नीचे वाले को क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग बोलेंगे सर। अच्छा ल्यूमिनस रीजन कौन सा होता है, सर नीचे वाला पार्ट होता है। वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होता है या फ्यूल? सर फ्यूल ज्यादा होता है। अच्छा फ्यूल और ऑक्सीजन बराबर हो जाए तो सर वहां मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। अच्छा ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए फ्यूल से तो सर कंप्लीट कंबस्टन होता है। सर अगर मान लीजिए फ्यूल की अगर हम बात करते हैं, फ्यूल ज्यादा है ऑक्सीजन से तो इनकंप्लीट कंबस्टन है। सोडियम का कलर बोल बेटा, येलो कलर होता है सर। पोटेशियम का कलर बोल बेटा, वॉयलेट कलर होता है सर। रुबिडियम का कलर बोल बेटा, रेड वॉयलेट होता है सर। लिथियम का कलर बोल बेटा, क्रिम्सन रेड होता है सर। सीजियम का कलर सर ब्लू होता है। अरे हाँ ना। अच्छा चलो आ जाते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट के अंदर। अच्छा बताओ कॉपर को जब हम रिएक्ट करवाएंगे, कॉपर का कलर एक बात बताओ, COBO
टू का होल ट्वाइस। कलर कैसा आएगा सर? लाइट ब्लू आएगा। अच्छा मुझे डार्क ब्लू चाहिए तो सर कोबाल्ट ले लो। अच्छा मुझे येलो चाहिए तो सर Fe+3 ले लो, फेरिक आयन ले लो। अच्छा मुझे ब्राउन चाहिए तो सर निट्टू ले लो, निट्टू बोले तो Ni2+, ठीक है। अच्छा मान लो मुझे पिंक कलर चाहिए तो सर Mn+2 ले लो। अच्छा मान लो मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो Cr+3 ले लो। अरे हाँ ना, पक्की बात है। अच्छा बोरेक्स का फॉर्मूला बोलो सर Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.10H2O। अच्छा Na2O कैसा ऑक्साइड है बेटा? सर 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 मेटेलिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? मेटेलिक, यानी कि कैसा होगा? बेसिक होगा। अच्छा एक काम करो, B2O3 कैसा होता है ये बता दो मुझे, ये बस मुझे बता दो B2O3 कैसा होता है? सर 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 एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? इलेक्ट्रॉन कलर कैसे आता है? कलर कैसे आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। फ्लेम कलरेशन क्यों आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। अच्छा एक बात बता बेटा, क्या बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या फ्लेम कलरेशन देते हैं? क्या फ्लेम कलरेशन देते हैं? जवाब है नहीं सर, बिल्कुल नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं भाई? क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराना बहुत मुश्किल है। और जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा तो हमारे फूफा थोड़ी फ्लेम कलरेशन दिलवा देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? पक्की बात है। चलिए देख लीजिए एक बारी इसे आप देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको फटाफट से आप इसको देख लेंगे एक बारी और हम फिर आगे चलेंगे। इसके बाद आता है ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट ये था आपका, मैंने क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि केटायन के केस में मेरे भाई दो तरह का टेस्ट होता है। वन इज योर ड्राई टेस्ट और सेकंड वन इज योर वेट टेस्ट। वेट टेस्ट जो होता है ये होता है ग्रुप टेस्ट। ये आयंस का, जो ग्रुप के डिफरेंट आयंस हैं उनके टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ड्राई टेस्ट एक होता है फ्लेम कलरेशन और एक है बोरेक्स बीट टेस्ट। दोनों बातें हमने कर ली, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन अपना क्या हो गया? समाप्त। ये क्या हो गया? समाप्त, ठीक है, ये हो गया समाप्त। अब हम आ जाते हैं मेरे लाल किसके ऊपर? ग्रुप टेस्ट के ऊपर। आप लोगों को पता है केटायंस को टोटल 7 ग्रुप में बांटा गया है। 0 1 2 3 4 5 6, फिर से 0 1 2 3 4 5 6, फिर से 0 1 2 3 4 5 6, फिर से 0 1 2 3 4 5 6, फिर से 0 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो काफी सारे बच्चों को केटायंस ही नहीं पता होते हैं। आइए मैं एक एक करके आप लोगों को समझा देता हूं मेरे लाल। 0 ग्रुप का केटायन होता है अमोनियम आयन। कौन होता है? अमोनियम आयन। कौन होता है? अमोनियम आयन। ऐसे ही ग्रुप 1 में अगर हम बात करें तो आज होगा प्रभात। याद रखने का तरीका क्या है? आज होगा प्रभात। क्या होगा? आज होगा प्रभात। क्या होगा? आज होगा प्रभात। प्रभात का मतलब सुबह, ठीक है। आज होगा प्रभात। इसको याद रखने का तरीका, होंगी पंजाबी कुड़ियां बिंदास। क्या होंगी? पंजाबी कुड़ियां बिंदास। कैसे याद रखोगे? होंगी पंजाबी कुड़ियां बिंदास। कैसे याद रखोगे? होंगी पंजाबी कुड़ियां बिंदास, ठीक है। ये केवल और केवल निमोनिक्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज मेरी बातों का लेना देना सिर्फ और सिर्फ अकार्बनिक रसायन विज्ञान यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। बाकी आप इसे कहां रिलेट करते हैं उसमें मेरा बिल्कुल भी रोल नहीं होगा, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये धारावाहिक जो आपके सामने प्रस्तुत है और इसमें जो भी स्टेटमेंट यूज किए जा रहे हैं, जो भी कथन यूज किए जा रहे हैं, सिर्फ आपको एग्जाम में नंबर दिलाने के पॉइंट से यूज किए जा रहे हैं। बाकी मेरी बातों का लेना देना किसी और विषय से नहीं है, खासकर आपके विचारों से, है ना। तो याद रखने का तरीका, होंगी पंजाबी कुड़ियां। Cu+2 के लिए कुड़ियां, ठीक है, कुड़ियां होंगी पंजाबी कुड़ियां बिंदास, ठीक है। ये कौन से होते हैं? ग्रुप 2 वाले होते हैं। अमोनियम आयन ग्रुप 0। आज होगा प्रभात ग्रुप 1। होंगी पंजाबी कुड़ियां और बिंदास ग्रुप नंबर 2। इसके बाद आलू फेंका करो। सर क्यों फेंकें? अरे खराब हो जाएगा तो फेंकना पड़ेगा भाई, समझे। आलू फेंका करो, आलू फेंका करो, आलू फेंका करो, आलू फेंका करो, आलू फेंका करो बोले तो क्या होते हैं? ये होते हैं ग्रुप नंबर 3 के केटायंस, ठीक है। ग्रुप नंबर 4 में अगर हम बात करें, नीको मंजन, नीको मंजन, नीको मंजन, नीको मंजन, अच्छा मंजन, नीको मंजन, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें
तो ये हो गया निको मंजन, ठीक है, निको मंजन। आगे अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 5 की, तो बेटा जी ये क्या हो जाएगा, BSC, क्या हो जाएगा, BSC, BSC, बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम, ठीक है। ऐसे ही यहां पे अगर ग्रुप नंबर 6 की हम बात करें, तो मांगना क्यों, मांगना क्यों, मांगना क्यों, मांगना क्यों, समझ रहे हो मेरी बात को। अब बात आती है, इन सब लोगों के एक स्पेसिफिक रिएजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जीरो ग्रुप का जो रिएजेंट है, ये क्या होता है, NaOH होता है, क्या होता है, NaOH। ग्रुप नंबर 1 का डाइल्यूट HCl है, ग्रुप नंबर 2 का H2S गैस के साथ HCl को भी लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ग्रुप नंबर 3 तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड होता है। ऐसे ही ग्रुप नंबर 5 में H2S गैस है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ऐसे ही ग्रुप नंबर 5 में यहां पे अगर हम बात करें तो NH4 का होल ट्वाइस CO3 यानी अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर यहां पे हम बात करें तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ग्रुप नंबर 6 के रिएजेंट होते हैं। ये थोड़ा सा आपको लिख के याद रखना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 0 का NaOH होता है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 का डाइल्यूट HCl होता है। ग्रुप नंबर 2 का आपका क्या होता है, H2S गैस के साथ HCl है। ग्रुप नंबर 3 का क्या है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड है। ग्रुप नंबर 4 का अगर हम बात करते हैं तो H2S गैस के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ग्रुप नंबर 5 में अमोनियम कार्बोनेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ग्रुप नंबर 6 में Na2HPO4 के साथ अमोनियम हाइड्राइड होता है, ऑक्साइड सॉरी हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 0 का क्या होता है, बोलो जल्दी, तो ग्रुप नंबर 0 का NaOH होता है। ग्रुप नंबर 1 का क्या होता है, डाइल्यूट HCl होता है। ग्रुप नंबर 2 का क्या होता है, बोलो मेरे साथ, बोलोगे तो याद होगा, ठीक है, बार बार बोलो मेरे साथ। ग्रुप नंबर 0 का क्या होगा, तो ग्रुप नंबर 0 का होता है NaOH। ग्रुप नंबर 1 का क्या होता है, डाइल्यूट HCl। ग्रुप नंबर 2 का क्या होता है, H2S गैस और साथ में क्या लिया जाता है, डाइल्यूट HCl। ऐसे ही अगर हम बात करें कि ग्रुप नंबर 3 में आप आ जाइए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड। ऐसे ही ग्रुप नंबर 4 में आ जाइए तो H2S गैस के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ग्रुप नंबर 5 में आ जाइए तो अमोनियम कार्बोनेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ग्रुप नंबर 6 में आ जाइए तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगेन आंख बंद करके पूछूंगा, बताना है। ग्रुप नंबर 0 का रिएजेंट सर NaOH होता है, क्या होता है, NaOH, क्या होता है, NaOH, क्या होता है, NaOH। ग्रुप नंबर 1 का क्या होता है सर, डाइल्यूट HCl, क्या होता है, डाइल्यूट HCl, क्या होता है, डाइल्यूट HCl। ग्रुप नंबर 2 का सर H2S गैस ले लो और HCl ले लो, क्या ले लो, H2S गैस ले लो, HCl ले लो, पक्की बात है। अच्छा ग्रुप नंबर 3 भी हो गया। चलो ग्रुप नंबर 4 का बता दो सर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, अमोनियम क्लोराइड ले लो, बहुत बढ़िया जी। ग्रुप नंबर एक काम करो 5 का बता दो सर, अमोनियम कार्बोनेट ले लो और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो। अच्छा ग्रुप नंबर 6 का बता दो, तो ग्रुप नंबर 6 में सर Na2HPO4 ले लो यानी सोडियम हाइपोफॉस्फाइड और साथ में क्या ले लो, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ग्रुप रिएजेंट। वंस अगेन 0 ग्रुप का अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉरी NaOH होगा। ग्रुप नंबर 1 का डाइल्यूट HCl। ग्रुप नंबर 2 का H2S गैस के साथ डाइल्यूट HCl ले लो। ग्रुप नंबर 3 का बताइए क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर 3 का क्या होगा, तो ग्रुप नंबर 3 का हो जाएगा H2S गैस के साथ आप क्या ले लीजिए, डाइल्यूट HCl। ग्रुप नंबर 4 का बताइए क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अच्छा ग्रुप नंबर 5 का बताइए, तो अमोनियम कार्बोनेट के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो। ग्रुप नंबर 6 का बता दो क्या होगा, तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है, पक्की बात है। तो ये होते हैं ग्रुप रिएजेंट, ठीक है। अगेन ग्रुप नंबर 0 में कौन सा कैटायन, अमोनियम कैटायन। ग्रुप नंबर 1 में कौन सा कैटायन, आज होगा प्रभात। ग्रुप नंबर 2 होंगी पंजाबी कुड़ियां और बिंदास। ग्रुप नंबर अगर हम बात करते हैं 3 के अंदर तो कौन होगा, आलू फेंका करो। ग्रुप नंबर 4 के अंदर निको मंजन होगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 5 के अंदर BSC होगा। ग्रुप नंबर 6 के अंदर अगर हम बात करें तो मांगना क्यों। अब पोटेशियम का कलर आपको पता है कैसा होता है, वॉयलेट कलर का होता है। अच्छा सोडियम का कलर कैसा होता है, येलो कलर का होता है। तो इन दोनों के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। यहां पे हमें किसके बारे में पढ़ना है, मैग्नीशियम के बारे में पढ़ना है। अच्छा बेरियम का कलर बताना कैसा होता है फ्लेम कलरेशन के दौरान, बोलो बोलो, तो बेरियम का कलर कैसा होता है, बोलो बोलो बोलो। बेरिलियम नहीं मैं पूछ रहा हूं, बेरियम, बेरियम मतलब एप्पल ग्रीन, किस कलर का, एप्पल ग्रीन। इसका स्ट्रोंशियम का फ्लेम कलरेशन बताओ, स्ट्रोंशियम का सर क्रिम्सन रेड। अच्छा कैल्शियम का बताओ सर, ब्रिक रेड होता है, कैसा होता है, ब्रिक रेड होता है, पक्की बात है। चलो
तो इसको एक बार देख लीजिए पहले और ग्रुप रिएजेंट को, फिर हम इसके बाद आगे चलते हैं। फटाफट से इसको देख लो सारे लोग, इसको फटाफट से देख लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। देख लिया आप लोगों ने? चलें आगे, चलें आगे, चलें। चलिए अब देखो, इसमें से सारे केटाइंस के टेस्ट आपको याद नहीं रखने हैं। इंपॉर्टेंट बात जितना बोलता जा रहा हूं ढंग से सुनते जाओ, और 1 मिनट केमिस्ट्री जो करा रहा हूं उसको ढंग से देख लेना। मैं सारे पार्ट को वहां ट्रिक के फॉर्म में कवर कर दूंगा, ठीक है? मेरी यही कोशिश है कि बेटा आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका नंबर मिल जाए, ठीक है? मैं जितनी कोशिश कर सकता हूं कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर मिल जाए, तो मेरी तो पूरी वही कोशिश है। मैं जितना ट्रिक्स आपके लिए बना सकता हूं, जितनी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजें जहां पे जाके बच्चा फंस जाता है, वो सारी चीजें आपके लिए, ट्रस्ट मी, मैं आपको जरूर करके दूंगा, ठीक है? आप टेंशन मत लो। बस नीट तक 1 मिनट केमिस्ट्री जो होती है वो जनरली 2 बजे के लगभग अपलोड होती है चैनल पे, जरूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको लगेगा कि वो छोटी छोटी चीजें जो तुम भूल रहे हो उसको 40-50 सेकंड के अंदर कोई है जो कैमरे के पीछे भी आपके लिए बहुत मेहनत करके बना रहा है, ठीक है? वो सारी चीजें मैं बना के डालूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। खैर अभी हम आते हैं आगे। देखिए बेटा, सबसे पहली चीज जीरो ग्रुप केटायन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है, इसको भूल नहीं सकते। सबसे पहले ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? NaOH होता है, अभी मैंने बताया। अब देखो NaOH में Na एक मेटल है, सर पे पॉजिटिव रखेगा, OH के सर पे नेगेटिव आएगा। एनायन का सपना, जीवन की पहली रिएक्शन एसिड बेस। अरे वाह सर, वाह सर, वाह सर, वाह सर, वाह सर। तो NH4 प्लस है, NH4 प्लस को क्या मैं तोड़ के लिख सकता हूं? NH3 प्लस H प्लस। अरे हाँ ना बोल भाई, क्या ये H प्लस देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा सर। जैसे ही H प्लस देगा, यहां पे इसे हम ट्रीट कर रहे हैं NaOH के साथ। Na कहता है सर मैं मेटल हूं तो बचपन से मेरा सपना है लाइफ में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने रहना। चूंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने रहना चाहता है तो बाजू वाले के सर पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्या ये एक एनायन है? बिल्कुल है सर। क्या ये केटायन को देखेगा? हाँ सर बिल्कुल देखेगा। मुस्कुराएगा? हाँ सर मुस्कुराएगा। बॉन्ड बनाएगा? हाँ सर बिल्कुल बनाएगा। क्या बन जाएगा? यहां पे बन गया H2O। बहुत बढ़िया जी। बचा क्या आपका? NH3। बचा क्या आपका? NH3। इसीलिए कहा गया है NH4 को जब NaOH के साथ ट्रीट करते हो तो NH3 बना। सर इस NH3 को हम पहचानेंगे कैसे? इसकी एक तो पहली चीज तो इसकी एक स्मेल होती है, थोड़ी बेकार गंध स्मेल होती है, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल से हम पहचान लेते हैं। सर पहचान के कंफर्म कैसे करेंगे? अरे भाई पहचान मान लो सर स्मेल से नहीं कर पाए तो, किसी को सूंघना ही नहीं आता है तो, मान लो किसी का नाक ही नहीं काम किया तो, या फिर ऐसे कैसे सुगंध ही एकमात्र तरीका है जिससे हम NH3 को पहचान सकते हैं? नहीं बेटा, एक दूसरा तरीका भी होता है। क्या होता है? ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl इज ब्रॉट नियर गैस डेंस व्हाइट फ्यूम फॉर्म। ठीक है, ये क्या कहने का मतलब क्या है? सुनो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो एक होता क्या है, जैसे मान लो ये ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास के अंदर क्या है? NH3 है। NH3 गैस बन के उड़ रहा है। क्या बन के उड़ रहा है? NH3 गैस बन के उड़ रहा है। अब एक काम करो, ग्लास रॉड इन HCl, ठीक है, HCl में एक ग्लास रॉड को डुबाओ और इसके करीब लेके आओ, ठीक है, तो उस ग्लास रॉड पे क्या लगा होगा? HCl लगा होगा। मानते हो मेरी बात? अब देखो NH3 के पास क्या है? लोन पेयर है। HCl क्या है? एक एसिड। एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना। H प्लस किसको देखेगा? लोन पेयर को। क्या करेगा? मुस्कुराएगा सर। मुस्कुराएगा तो बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाएगा तो यहां पे क्या बन गया? NH4 प्लस। वही बात है कि NH4 प्लस जैसे ही बना तो यहां पे कल्लो रानी कहती हैं कि भाई हमको क्यों छोड़ रहे हो, हमको भी अपने साथ अटैच कर लो। तो ठीक है, आप भी आ जाओ, जुड़ जाओ। NH4Cl बनते ही बेटा डेंस व्हाइट फ्यूम अपीयर होने लगती है। क्या? घनी व्हाइट फ्यूम, घनी सफेद फ्यूम अपीयर होने लगती है। इसीलिए कहा गया है NH3 को पहचानना है तो स्मेल से पहचान लो। अब आप कहते हो नहीं हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें लॉजिक दो, हमें कोई रिएक्शन के जरिए बताओ। तो आप एक काम करो, एक रॉड लो, उसको डिप करो कहां पे? HCl के अंदर, फिर इस गैस के नियर बाई लेके जाओ, ठीक है। जैसे ही लेके जाओगे तुरंत होगा क्या? NH3 एक बेस है, बेस के पास क्या होता है? लोन पेयर। HCl क्या है? एक एसिड। जो अच्छा, एसिड का काम है दुनिया में H प्लस देना। H प्लस किसको देख के मुस्कुराएगा? लोन पेयर को। जैसे ही करीब जाएगा क्या बनेगा? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के सर पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। कल्लो रानी क्या बोलेंगी? हमको भी जोड़ लो भैया। तो ये कल्लो रानी चूंकि नेगेटिव है तो इसके साथ जुड़ जाएंगी। जैसे ही जुड़ेंगी डेंस व्हाइट फ्यूम अपीयर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो दूसरी पहचान ये हो गई।
तीसरी पहचान ये होती है कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। पक्की बात है। तीन पहचान, स्मेल से पहचान लो, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, या फिर आप एक काम करो, HCl रॉड को, एक काम करो, एक रॉड लो, उस पे HCl एक काम करो लपेट दो और इसके कांटेक्ट में लेके जाओ। जैसे ही लेके जाओगे वहां पे डेंस व्हाइट फ्यूम अपीयर होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब बात आती है सर इनका टेस्ट कौन से रिएजेंट के जरिए किया जाता है? दैट इज निजलर्स रिएजेंट, यानी कि K2HgI4 इन बेसिक मीडियम। याद रखना बेटा, अगर वो तुमसे पूछे कि एक बात मुझे बताइए निजलर्स रिएजेंट क्या है और ऑप्शन में दे K2HgI4, तो कभी मत टिक करना, हमेशा याद रखो K2HgI4 इन बेसिक मीडियम, यानी इन प्लस KOH ले लो, NaOH ले लो, कुछ भी ले लो, K2HgI4 इन बेसिक मीडियम। हमेशा याद रखना, बेसिक मीडियम नहीं तो निजलर्स रिएजेंट नहीं। वो कंफ्यूज करेगा, वो देगा K2HgI4 को हम निजलर्स रिएजेंट कहना माई बाप नहीं कह सकते। जब तक बेसिक मीडियम मुझे नहीं मिलेगा मैं निजलर्स रिएजेंट का नाम भी नहीं लेने वाला। खैर वो डिफरेंट मैकेनिज्म होती है, उसको आपको जानना जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि निजलर्स रिएजेंट का उपयोग किया जाता है जीरो ग्रुप के केटायन के टेस्ट के लिए, दैट इज अमोनियम आयन। अब जब अमोनियम आयन के साथ आप इसे ट्रीट करते हैं तो यह बनाता है HgO HgNH2I, ब्राउन पीपीटी होता है और इसे एक स्पेसिफिक नाम देते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है, ये ब्राउन पीपीटी, ये ब्राउन पीपीटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सवालों से पूछी जा, कई बार क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिली है। पहला सवाल कि निजलर्स रिएजेंट क्या है? K2HgI4 इन बेसिक मीडियम। दूसरा सवाल, इसका उपयोग कहां किया जाता है? जीरो ग्रुप के केटायन के टेस्ट के लिए। जीरो ग्रुप का केटायन कौन है? अमोनियम आयन है। रिएक्ट करके क्या बनाता है? किस कलर की पीपीटी बनाता है? ब्राउन पीपीटी बनाता है। उसको और हम क्या कहते हैं? आयोडाइड ऑफ मिलन बेस कहते हैं। पक्की बात है। इतने सारे सवालों के बाहर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या? ग्रुप नंबर 1 के केटायन का। जैसे कि ग्रुप 0 कौन होता है? अमोनियम। ग्रुप 1 क्या होता है? आज होगा प्रभात। ग्रुप 2 क्या होगा? होगी पंजाबी कुड़ियां बिंदास। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप 3 क्या होता है? आलू फेंका करो, Al+3 Fe+3, ठीक है, Cr+3, आलू फेंका करो। ऐसे ही ग्रुप 4 अगर हम बात करें तो नीको मंजन। ग्रुप 5 अगर हम बात करें BSc, यानी कि Ba+2 Sr+2 एंड Ca+2। ऐसे ही अगर ग्रुप 6 की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी मांगना क्यों, यानी Mg+2 Na+ एंड K+, ये तीनों आते हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहली चीज, आज होगा प्रभात। ग्रुप रिएजेंट क्या होता है साहब? डाइल्यूट HCl होता है, मैंने बताया था। जीरो ग्रुप का बताओ क्या होता है? NaOH होता है। ग्रुप नंबर 1 का रिएजेंट डाइल्यूट HCl। ग्रुप नंबर 2 का H2S प्लस डाइल्यूट HCl होता है। तो यहां पे अपन ने क्या लिया? ग्रुप रिएजेंट लिया। जैसे ही ट्रीट करते हैं तो बेटा पीपीटी कैसी बनती है? व्हाइट पीपीटी बनती है। कैसी पीपीटी बनती है? व्हाइट पीपीटी। अब इस व्हाइट पीपीटी जो जनरली होती है, ये कैसी होती है? वाटर इनसॉल्युबल होती है। सिंपल सी बात है, कोई अवक्षेप बन गया, पीपीटी बन गया तो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। सेटल डाउन कर जाएगा इसका मतलब वाटर इनसॉल्युबल है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसको हॉट वाटर के अंदर डाला जाए, तो थोड़ा गर्म पानी करके गुनगुना पानी लेके उसमें डाला जाए तो बेटा निष्कर्ष क्या निकला कि PbCl2 जो था ये तो हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, लेकिन Ag और जो Hg वाले जो क्लोराइड्स हैं वो अभी भी वाटर इनसॉल्युबल थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हॉट वाटर के अंदर जो PbCl2 है यानी लेड क्लोराइड है वो तो सॉल्युबल है, लेकिन अगर हम बात करें मरकरी की या फिर अगर हम बात करें कि सिल्वर के क्लोराइड्स तो ये अभी भी वाटर इनसॉल्युबल रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बचा रह जाता है उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 1, जिसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये तो रही ग्रुप 1 के केटायंस की बात। अब आप आ जाइए टेस्ट ऑफ Pb+2 आयन। ग्रुप 1 के अंदर ही अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ Pb+2 आयन, तो देखो होता क्या है, PbCl2 हॉट वाटर के अंदर ये कैसा है? तो वाटर सॉल्युबल है। हॉट वाटर के अंदर कैसा है? तो वाटर सॉल्युबल है। पक्की बात है। जब हम इसको H2S के साथ रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है बेटा, जनरली जो सल्फाइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं कलर में। ठीक है, तो H2S के साथ रिएक्ट करके यहां पे ये क्या बनाएगा? सल्फाइड -2, और यहां पे लेड क्या बनाएगा? Pb+2। ठीक है, इसका चार्ज इसके पांव में, इसका चार्ज इसके पांव में, क्या बना? Pb2S2 बनेगा।
काट दो, क्या बन गया पीबीएस। किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसका कलर, कई दफा इसका पूछा भी जाता है, ठीक है। PbCl2 को 2 क्लोराइड माइनस के साथ एक्सेस ऑफ क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्ट करा दें तो क्या बनता है, तो यहां पे बनता है क्लियर सॉल्यूशन। क्या बनता है, क्लियर सॉल्यूशन। और उस क्लियर सॉल्यूशन के अंदर जन्म किसका होता है, PbCl4 का, PbCl4 का, ठीक है। ऐसी PbCl2 को सोडियम क्रोमेट के साथ अगर हम ट्रीट कर देते हैं तो ये क्या होता है, क्रोमेट किस कलर का होता है, तो येलो कलर का। किस कलर का होता है, येलो। तो यहां से आयन एक्सचेंज होता है, Pb+2 Na+ को यहां से हटाता है और खुद जुड़ जाता है। जुड़ के क्या बनाएगा, PbCrO4। चूंकि क्रोमेट का कलर कैसा है, येलो, तो लेड क्रोमेट का कलर भी कैसा दिखेगा, येलो ही दिखेगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि कलर जो है वो बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है, एनायंस की वजह से आता है। किसकी वजह से, एनायंस की वजह से, ठीक है। तो यहां के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो ये जरा गौर से देखिएगा, टेस्ट ऑफ Cu+2 आयन। Cu+2 आयन के टेस्ट की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो देखो, Cu+2 आयंस का टेस्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सबसे पहले करते हैं। तो यहां बनता है CuOH का होल ट्वाइस। कैसे बनता है, अरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, OH माइनस, Cu कितने में है, +2 में, और OH क्या है, माइनस में। तो ऑब्वियस है नेगेटिव पॉजिटिव को देख के मुस्कुराएगा। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि सर अमोनियम आयन Cu+2 के साथ रिएक्ट करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कभी कैसे जुड़ सकता है भाई, मतलब सिंपल सी बात है, सिमिलर स्पेसीज एक दूसरे को देख के मुस्कुरा तो नहीं सकती। ऑब्वियस है अपोजिट स्पेसीज का होना जरूरी है, हाँ या ना। तो सिंपल सी बात है, Cu+2 है, OH माइनस है, इसका चार्ज इसके पांव में, इसका चार्ज इसके पांव में। देखो किसका जन्म हो गया, CuOH का होल ट्वाइस। तो किसी के मन में यह संशय नहीं होना चाहिए कि सर CuOH क्यों नहीं बना, भैया वो जनरल बैलेंसिंग है, ठीक है। क्यों कॉपर हाइड्रोक्साइड यहां पे बन रहा है तो OH का होल ट्वाइस क्यों लग रहा है, बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी कॉपर हाइड्रोक्साइड को लेके अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्सेस में ट्रीट कर दें तो क्या होगा। देख बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कहानी समझ। एक्चुअल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है क्या, तो अगर मैं कहूं एक तो OH माइनस है इसके अंदर, हाँ साहब, दूसरा क्या है NH4+। चल एक काम कर, NH4+ को भी तोड़, तो क्या दिखेगा कि सर NH4+ है, NH3 और साथ में क्या है इसके अंदर H+ है। अरे हाँ ना बोल भाई, H+ को निकाल लूं तो बचेगा क्या, NH3। NH3 के पास क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर है यानी ऑर्गेनिक में इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और इनऑर्गेनिक के कोऑर्डिनेशन के अंदर इसको हम बोलते हैं लीगेंड। यानी कि ये क्या हो गया, लीगेंड हो गया। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, कॉपर कहां का बिलोंग करता है, तो कॉपर D ब्लॉक का है। और D ब्लॉक में मैंने आप लोगों को बताया है, या आप लोग जानते हैं, ये बात बखूबी जानते हैं कि कुछ आगे आओ, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। या फिर जिंदगी कबाड़ा हो गई, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। बाकी जितने D ब्लॉक एलिमेंट हैं सबका कितना होता है, 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो बता कितने लीगेंड जुड़ेंगे, कितने NH3 जुड़ेंगे, सर ऑब्वियस है 4 ही जुड़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना, CuNH3 का होल 4। 4 क्यों आया, बात समझ में आई, क्योंकि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। अच्छा, Cu ऑलरेडी कितने में था, सर +2 में था। NH3 कैसा लीगेंड है, सर अमीन। अमीन बोले तो कैसा होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जिसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ओवरऑल डब्बे पे कैसा चार्ज आ जाएगा, इसकी वजह से 0, यहां पे कितना है, +2, तो इस वजह से डब्बे पे लिखा जाता है +2 का चार्ज। इंपॉर्टेंट बात ये सब नहीं थी, इंपॉर्टेंट बात अब जो बोलने जा रहा हूं वो है कि CuNH3 का होल 4 डीप ब्लू कलर का होता है। न जाने कितनी बार एग्जाम के अंदर ये पॉइंट पूछा गया है, आप उठा के देखेंगे विगत वर्षों के पेपर के अंदर तो ये सवाल कई बार पूछा गया है। याद क्या रखना है, CuNH3 का होल 4 डीप ब्लू कलर का होता है। कैसे बना वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी Cu+2 को लेके K4FeCN6 के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां पे क्या बनता है, यहां पे जरा गौर से देखना। अगर आप इसको देखो, Fe है, ठीक है, Cn का होल 6 है। अच्छा एक बताओ, एक साइनाइड की वजह से चार्ज कितना होता है, -1, टोटल चार्ज कितना हुआ, -6। बाहर क्या जुड़ा हुआ है, 4 पोटेशियम। 4 पोटेशियम कब जुड़ा होगा, सर जब यहां 4 नेगेटिव रहा होगा। जबकि 4 नेगेटिव आएगा कब, सर अंदर तो -6 दिख रहा है और बाहर -4 दिख रहा है, मतलब कुछ तो लोचा है। अंदर कितना मैनेज किया गया है, अंदर सर +2 मैनेज किया गया है। क्या मैनेज किया गया, +2 मैनेज किया गया, तो बाहर कितना आया, 4 आया। तो काउंटर करने के लिए 4 पोटेशियम +4 बन के यहां जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो Cu कितने में है, +2 में है। अब याद नहीं रखना है फॉर्मूला,
इसका चार्ज इसके पांव में, इसका चार्ज इसके पांव में, ले बना ले, क्या बनेगा? तो Cu क्या बन जाएगा? पहले बनेगा Cu4 बनेगा, मानता है इसका चार्ज इसके पांव में, और इसका चार्ज इसके पांव में रख दे, तो ये क्या बन गया? 2 बन गया, मानता है। अब 2 से काट दे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कुल मिला जुला के कहें तो सर कहानी हो गई बरोबर, Cu बन गया 2, FeCN का होल 6। अच्छा, कॉपर कितने में है? अगर तुझसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि कॉपर कितने में है, तो सर कॉपर पहले कितने में था? +2 में था। अच्छा, आयरन कितने में है? +2 में है। क्या ये बात समझ में आई ना? इसका कलर कैसा होता है? चॉकलेट ब्राउन कलर का पीपीटी होता है। नाम क्या होगा? नाम हो जाएगा सबसे पहली चीज कॉपर 2, ठीक है, कॉपर 2 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे नाम मैं लिख दे रहा हूं, कॉपर 2 हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो फेरेट। चूंकि यहां पे अगर हम बात करें कि ये डब्बा कैसा है? कैटायनिक, इस वजह से मेटल के नाम में क्या लग जाएगा? 8 लग जाएगा। अदरवाइज आप आयरन ही लिखते, लेकिन डब्बा कैसा है? कैटायनिक, इस वजह से मेटल के नाम में क्या लगता है? 8 लगता है, तो फेरेट 2 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करते हैं बेटा, ग्रुप नंबर 3 के अंदर बहुत कुछ खास बात नहीं पढ़नी होती है, बहुत सारे टेस्ट नहीं पढ़ने होते हैं, बस इनके कलर्स के बारे में ध्यान रखिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं AlOH का होल थ्राइस जो होता है, ये जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी बनाता है, यानी कि जेलनुमा सफेद अवक्षेप बनाता है। अगर हम बात करें AlOH का होल थ्राइस जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी होता है, CrOH का होल थ्राइस ग्रीन येलो पीपीटी होता है, एंड अगर हम बात करें आयरन फेरिक हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो रेड ब्राउन पीपीटी होता है। ये 3 बातें आपको बस ध्यान रखनी है कि AlOH का होल थ्राइस जेलेटेनियस व्हाइट पीपीटी, CrOH का होल थ्राइस ग्रीन येलो पीपीटी होता है, और FeOH का होल थ्राइस जो होता है वो होता है रेड ब्राउन पीपीटी होता है, ठीक है। बात आती है, एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सवाल है कि AlOH का होल थ्राइस को NaOH के साथ ट्रीट करूं तो क्या बनेगा? देख बेटा, अल्युमिनियम है, बहुत बढ़िया, OH है, 1 OH, 2 OH, 3 OH। अच्छा, अल्युमिनियम के पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल होता है? हाँ साहब, क्यों? क्योंकि 3rd पीरियड का एलिमेंट है। अच्छा, Na क्या बनाएगा? कहता है सर मेटल हूं तो बचपन से सपना था कि पॉजिटिव रखूं। जब ये पॉजिटिव रखेगा तो बाजू में क्या बनेगा? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव बनेगा, इसको क्या दिखेगा? खाली कटोरा। ये देने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसके पास लेने के लिए खाली कटोरा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसके खाली कटोरे में जाके कहता है मैं तेरी भर दूंगा, एंड फाइनली यहां पे बनता है NaAlOH का होल 4। चूंकि अल्युमिनियम तो +3 में रहता है, लेकिन एक हाइड्रोक्साइड की वजह से चार्ज कितना आया? -1। कितने हाइड्रोक्साइड है? 4, तो चार्ज कितना आया? -4। बैलेंस कितना किया जा रहा है? सर -3 बैलेंस किया जा रहा है। चार्ज कितना बच जाएगा? सर -1 बच जाएगा। इस -1 को बैलेंस करने के लिए मीडियम में बैठा सोडियम कहता है क्या मैं तुम्हारी जो मांगे हैं उसको पूरी कर दूं? मांगे क्या है? -1 को मुझे बैलेंस करना है, मुझे कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल बनाना है। न्यूट्रल बनाने के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा? मीडियम के अंदर बैठा हुआ जो केटायन है। केटायन कौन है? सोडियम प्लस आयन। तो यहां पे बनता है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट 3 हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट 3। मैं नाम लिख दे रहा हूं, सोडियम टेट्रा, 4 चूंकि हाइड्रोक्साइड है, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो। चूंकि ये डब्बा कैसा है? एनाइनिक है, और एनाइनिक का रूल कहता है कि मेटल के नाम में क्या लगेगा? 8 लगेगा। क्या लगेगा? 8, यानी कि एल्युमिनियम या एल्यूमिनेट। तो जवाब क्या है बेटा? एल्यूमिनेट। क्या बन जाएगा? एल्यूमिनेट। अच्छा, एल्यूमिनेट कितने में है? सर 3 में है, तो रोमन से 3 लिख दो। सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट 3 हो जाएगा। एक और बात बता रहा हूं, एनसीईआरटी में आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है, और उनके द्वारा यह कहा जाता है कि डाइल्यूट NaOH प्लस अल्युमिनियम के मिक्सचर को क्लींजिंग एजेंट के तौर पे उपयोग किया जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए आप बड़े होके आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए और आपके घर का जो पाइप है वो क्या हो गया? पूरी तरीके से फंस गया। अब आप उसके ड्रेनेज पाइप को क्लीन करना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, मार्केट से अल्युमिनियम ले आइए, डाइल्यूट NaOH ले आइए, उन दोनों को मिक्स करिए और उसके अंदर डाल दीजिए। क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ड्रेनेज पाइप क्लीन हो जाएगी। खैर आगे चलते हैं। ये कुछ बातें हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि Fe+3 आयन के टेस्ट के लिए हमें एक कहा जाता है कॉम्प्लेक्स का सहारा लेना पड़ता है, दैट इज K4FeCN का होल 6। तो अब आपको पता है साइनाइड की वजह से चार्ज कितना होगा? -6।
बाहर क्या जुड़े हैं, 4 पोटेशियम, इसका मतलब डब्बे पे कैसा चार्ज रहा होगा, -4। सर अंदर तो -6 दिख रहा है, बाहर -4, इसका मतलब अंदर कितना बैलेंस किया गया है सर, +2। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये -4 में और ये +3 में है, इसका चार्ज इसके पांव में लगा, तो चल ये लिख देते हैं FeCN का होल 6 और ये बन गया 3। इसका चार्ज इसके पांव में लगा, तो ये क्या बन गया, Fe4 बन गया। क्या बन गया, Fe4। इसका नाम क्या होता है, तो Fe कितने में है सर, +3 में है। ये वाला Fe कितने में है सर, +2 में है। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है तो हमेशा एक वर्ड यूज होता है, लो होती है तो अस यूज होता है। तो एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगा, फेरिक, और ये क्या हो जाएगा, फेरस। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि वर्ड यूज होगा एक, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वर्ड यूज होता है, केमिस्ट्री कहता है, ये केमिस्ट्री का नियम कहता है कि हमेशा एक और अस यूज होंगे। तो ये क्या बन गया, ये फेरिक आयन है और ये क्या है, फेरस। नाम इनको एक और दिया जाता है, क्या दिया जाता है वो सुनिए, फेरीफेरोसाइनाइड। क्या नाम दिया जाता है, फेरीफेरो, फेरिक फेरस। ठीक है, ओ आया है, आई आया, फेरीफेरोसाइनाइड, इनका नाम क्या होता है, फेरीफेरोसाइनाइड। किस कलर का होता है, प्रशियन ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट सवाल कि Fe+3 को SCN- के साथ ट्रीट करेंगे। सर सबसे पहली चीज ये कहां लिखी हुई है बेटा, जरूर मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th का पहला चैप्टर जब आप खोलोगे और उसके अंदर आप जाके पढ़ते हैं लास्ट वाला पोर्शन जहां पे आपका क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, वहां पे ये सारी बातें लिखी गई हैं, उसी के अंदर ये कंपाउंड के बारे में जिक्र किया गया है और इसके बारे में जिक्र किया गया है। ऐसा कोई ना सोचे कि पूरी इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी में तो सर हमने देखा नहीं, मतलब ये एनसीईआरटी में है नहीं। भाई वो ये नहीं कहेगा कि इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी में यहां लिखा हुआ है इसलिए हम तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, वो उसको कोई मतलब नहीं है। उसको सवाल बनाना है तो पूरे एनसीईआरटी में से कहीं बना लेगा। कहां लिखा हुआ है जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th का पहला चैप्टर खोलो और लास्ट में जाके देखो ये लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, खैर मुद्दे की बात है। इसका चार्ज इसके पांव में, इसका चार्ज इसके पांव में, क्या बनेगा, ये बन गया Fe, ब्रैकेट में क्या आ गया यहां पे, अगर हम बात करें तो SCN का होल थ्राइस। किस कलर का होता है, वैसे तो ये ब्लैकिश होता है, ब्लैकिश रेडिश होता है। ठीक है, लेकिन जब इसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे, जब इसको पानी में मिलाओगे तो ये ब्लड रेड कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है, ब्लड रेड कलर का, और ये कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम आते हैं कि सर Fe+3 का टेस्ट तो आपने करा दिया, मान लीजिए सर हमसे Fe+2 पूछ लेता है, अब क्या करेंगे, तो ढोलक बजाना, अगर नहीं याद है तो, अगर याद है तो नंबर लेके आ जाना। सुनो जरा गौर से, यहां पे देखो पोटेशियम कितने जुड़े हुए हैं सर, 3, यानी कि चार्ज कितना आया होगा सर, -3। साइनाइड की वजह से चार्ज कितना होगा सर, -6। बैलेंस कितना किया गया है सर, +3 बैलेंस किया गया है। इस बार मामला पलटेगा भैया, इसका चार्ज इसके पांव में, इसका चार्ज इसके पांव में, क्या बनेगा, फॉर्मूला बोल, तो Fe3 ब्रैकेट में क्या आ गया बोल बेटा, Fe, फिर क्या आ गया, साइनाइड। कितने साइनाइड है रे बाबा, अब किसी को ये लगे 6 साइनाइड कहां आया, अरे भाई आयरन कहां का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, तो लीगेंड भी तो 6 ही जुड़ेंगे। सर कॉपर में तो आपने 4 जोड़ा था, कुछ आगे आओ, जिंदगी कबाड़ा हो गई। इनको छोड़ के बाकी जितने डी ब्लॉक एलिमेंट हैं सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, मतलब 6 ही लिगेंड इनसे जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बना, FeCN का होल 6 और यहां पे चार्ज कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अच्छा अब बता इसका नाम क्या है, फेरीफेरोसाइनाइड। मानता है, ये कौन सा वाला आयरन है, ये कौन सा वाला, सर ये +2 वाला है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा एक बात बता बेटा, अंदर वाला आयरन कितने में होता है, सर +3 में होता है। तो एक बात बता, इसका नाम क्या बनेगा, सर फेरोफेरीसाइनाइड, फेरोफेरीसाइनाइड। हंसी आ रही है, हंस लो, लेकिन याद कर लेना, इसका नाम फेरीफेरोसाइनाइड, इसका नाम फेरोफेरीसाइनाइड। लेकिन सर अगर कलर पूछ दिया तो, तरीका बताता हूं, सुन ढंग से सुनना, 1 मिनट। यहां कौन रिएक्ट कर रहा है, +2, सुन क्यों कौन रिएक्ट कर रहा है, +2, ध्यान से देखो, बस गौर से देखो, +2, 2 2 2 2 टर्न ब्लू, 2 2 2 टर्न ब्लू, 2 2 2 टर्न ब्लू, T for 2, T for टर्न ब्लू, T for 2, T for टर्न ब्लू। अगर यहां पे हम बात करें तो कैसा कलर होता है, प्रशियन ब्लू। हो सकता है तुम कंफ्यूज हो जाओ, प्रशियन ब्लू और टर्न ब्लू, याद रखना Fe2 टर्न ब्लू, Fe2 टर्न ब्लू। ठीक है, तो टर्न ब्लू, T for 2 टर्न ब्लू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, आगे चलते हैं।
आ जाते हैं ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5 और 6, उसके बाद समाप्त। वैसे 5 के अंदर कुछ पढ़ना नहीं होता सच कहूं तो ये, ठीक है। अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ ग्रुप 4 में, इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है सर? तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या लिया जाता है? H2S लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज अगर मैं यहां पे बात करूं, निकोमंजन, निकोमंजन में Zn सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Zn के बारे में आपको ख्याल रखना है। तो यहां पे ये कौन है? Zn+2 है। NaOH के साथ ट्रीट करोगे क्या बनेगा? तो ये देखो, ये रहा Zn, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, समझना। NaOH में Na+OH-, ठीक है। OH- जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में लात मारेगा तो कर लो बाहर, फिर दूसरा OH- गया, दूसरे ने फिर लात मारी, फिर कर लो बाहर, तो क्या बन गया? ZnOH का होल ट्वाइस बन गया, ठीक है। अब जरा गौर से समझना, इसको लेके हम किसके साथ ट्रीट करते हैं? NaOH के साथ फर्दर ट्रीट करते हैं। जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर बोल, जिंदगी कबाड़ा हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल 4। तो क्या बनाएगा? कितने OH और जोड़ सकते हैं सर? 2 OH और जोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 ऑलरेडी जुड़े हैं, 2 और जोड़ दो, तो ZnOH का होल 4 बन गया, पक्की बात है। एक हाइड्रोक्साइड की वजह से चार्ज -4। अब जरा गौर सुनना, जिंक कितने में होता है? +2, यानी बाहर कितना चार्ज जाएगा? -2। इस -2 को कौन बैलेंस करेगा? सोडियम। तो सोडियम को कितना जोड़ना पड़ेगा? 2, यानी कि Na2ZnOH का होल 4 यहां पे बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही अगर हम बात करें कि Zn+2 को K4FeCN6 के साथ ट्रीट किया, तो देखो यहां पे क्या बनता है? Zn+2, अच्छा यहां पे ये क्या है? चार्ज -4, K4 है तो -4। अब इसका चार्ज इसके पांव में और इसका चार्ज इसके पांव में, यानी कि ये क्या बनेगा? Zn2FeCN का होल 6। बना कैसे वो देख लीजिए एक बारी पहले। ये रहा Zn+2 और ये क्या रहा? FeCN का होल 6, ठीक है। और ऊपर चार्ज कितना आया? -4। तो यानी कि ये बना कैसे? तो ये बना Zn4, इसका चार्ज इसके पांव में, और यहां पे क्या बन गया? FeCN का होल 6 और इसका चार्ज इसके पांव में। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये क्या बन गया? Zn2 ब्रैकेट में क्या आया? FeCN का होल 6 और ये बन गया आपका ZnFeCN का होल 6 बन गया। तो ये बनते ही ये किस कलर का होता है? ब्लू व्हाइट कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू व्हाइट। एंड द लास्ट वन इज Ni2+ आयन का टेस्ट किया जाता है Dmg- के साथ। ये कैसा होता है? ये एक बाइडेंटेड लीगेंड होता है। कैसा होता है? बाइडेंटेड लीगेंड होता है, ठीक है। इन बेसिक मीडियम, कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में ये रिएक्ट करके क्या बनाता है? तो NiDmg का होल ट्वाइस। याद रखने का तरीका, Dmg नंबर में क्या है? ज्यादा है, और Ni नंबर में क्या है? कम है। तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाओ, वरना रोजी रेड और चेरी रेड पीपीटी बनता है। एक्चुअल में इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है बेटा? रोजी रेड होता है या चेरी रेड होता है? कुछ लोग स्कारलेट रेड कहते हैं, इतना डीप नहीं जाना है। कुल मिला जुला के रोजी रेड, चेरी रेड, कुछ भी कह लो, वैसा दिखता है ये। तो यहां पे Ni2+ आयन का Dmg के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? दिमाग ज्यादा नहीं लगाओ, वरना रोजी रेड या चेरी रेड पीपीटी बन जाएगा। फिर से, दिमाग ज्यादा नहीं लगाओ, वरना रोजी रेड या चेरी रेड पीपीटी बन जाएगा। पक्की बात है? चेरी रेड पीपीटी, यहां पे लिख दे रहा हूं, चेरी रेड पीपीटी, ठीक है। ग्रुप नंबर 5 की हम बात जनरली करते नहीं है, क्योंकि कौन होता है? बेरियम एप्पल ग्रीन होता है, फ्लेम टेस्ट देता है। कैल्शियम कैसा हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा ब्रिक रेड, आपका फ्लेम टेस्ट देता है। और स्ट्रोंशियम कैसा हो जाएगा? एप्पल ग्रीन, एप्पल ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, फ्लेम टेस्ट देता है वो भी। तो ग्रुप नंबर 5 हम यहां पे छोड़ते हुए चल रहे हैं। अब बात आती है ग्रुप नंबर 6 के अंदर। तो सोडियम और पोटेशियम की बात किया जाए तो सोडियम प्लस हुआ या पोटेशियम प्लस हुआ, ये किस कलर का होता है? वॉयलेट कलर का। किस कलर का होता है? वॉयलेट। और सोडियम किस कलर का होता है? तो ये होता है येलो। ये लोग तो क्या दे देते हैं? फ्लेम टेस्ट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? फ्लेम टेस्ट। जो इंपॉर्टेंट है इनके अंदर वो कौन है? मैग्नीशियम। एक्चुअल में मैग्नीशियम जो है इनका ग्रुप रिएजेंट होता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है। तो यहां पे NaHPO4 के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ये बनाता है MgHPO2 का होल ट्वाइस। अब ये कैसे बना? सोडियम प्लस है, HPO2 माइनस है। देखो Mg+2 HPO-, ठीक है। इसका चार्ज इसके पांव में, इसका चार्ज इसके पांव में। किसका जन्म हो गया भाई? तो यहां पे जन्म हो गया MgHPO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। और अगर हम बात करें, इसकी पीपीटी बनती हुई नजर आती है, ठीक है। पक्की बात है? पक्की बात है।
तो यहां पे आने के बाद आपके ग्रुप 6 तक के जितने भी कैटायंस थे और जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट थे वो सब कुछ आपको करा दिया गया है। इसके बाद अब सवाल सही करने की जिम्मेदारी आपकी है। सो इसे मिस आउट मत करिए और सारी चीजों को बहुत ढंग से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए और एग्जाम को जितना बेहतर ढंग से आप दे सकते हैं बिल्कुल दीजिए। मेरा वादा पूरा हुआ। सॉल्ट एनालिसिस का सफर या सॉल्ट एनालिसिस के सिनेमा पर आज अंतिम पर्दा गिर चुका है। मुलाकात होगी। धन्यवाद।